हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बेसिकली बात जो करेंगे वो यूनिट नंबर 5 से करने चल रहे हैं, ठीक है। और यूनिट नंबर 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो छात्रों आपको फोकस करना है, जेंडर एंड डेवलपमेंट, यानी लिंग और विकास को लेकर के कि जेंडर को डेवलपमेंट में जो सरकार है, जो देश का विकास है, उसमें जेंडर किस तरीके से जेंडर को लेकर के किस प्रकार की दुविधाएं आती हैं और उनकी समस्या के लिए किस किस प्रकार के आंदोलन या किस प्रकार के प्रोग्राम बनाए हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो दो चीज़ें जान लेते हैं छात्रों, एक शब्द आता है जेंडर और एक शब्द आता है सेक्स। दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का देख लेते हैं। देखो जेंडर जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है छात्रों, जैसे मतलब जो है सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल, लेकिन जो जेंडर वज होता है, जिसको जेंडर, जिसको हम लिंग कहते हैं, तो जो हिंदी में लिंग है ये मतलब जो है बायोलॉजिकल ना होकर के ये सोशल शब्द होता है। ये क्या होता है? सोशल शब्द होता है, सामाजिक गुणों से होता है। जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना कि बेटा हुआ बेटी हुई, जो एक मनोभाव उत्पन्न करता है, यानी सोशली जिसको एक मान्यता प्राप्त है, वो जेंडर वर्ड है, ठीक है। और बायोलॉजिकली जो है वो आपका सेक्स होता है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकृति हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा समाजशास्त्र का विषय है वो जेंडर से संबंधित है, ठीक है। जेंडर को लेकर के क्या क्या प्रकार के चीजें बनाई गई, उन पर क्या क्या चीजें हैं, उनको लेकर के फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो जेंडर, सबसे पहले तो मीनिंग हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। पहला यहाँ पर जो आ गया कि मीनिंग ऑफ जेंडर, यानी लिंग का क्या अर्थ हो जाएगा। देखो सामाजिक गुण और विशेषता तथा संबद्ध अवसर के साथ स्त्री और पुरुष के संबंध को हम जेंडर कहते हैं। यानी सामाजिक गुणों के आधार पर क्या करेगी क्या नहीं करेगी, विशेषताओं के आधार पर, संबंध अवसर के आधार पर, अगर हम इन सब चीजों को शामिल कर करके स्त्री और पुरुष के संबंधों को अगर हम जोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा जेंडर कहलाता है। जैसे वो पुल्लिंग है या स्त्री, तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये आपका जो पार्ट आ जाता है वो आपका किस में आ जाता है, ये आपका सामाजिक पार्ट है, क्योंकि हम उसको सामाजिक गुणों से देख करके कहते हैं। जैसे देखते नहीं कि कुछ वस्तुओं के लिए कुछ वस्तुएं भी हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस भाव में हम देखने का काम करते हैं। अर्थात उनको गुणों के आधार पर, अवसर के आधार पर, संबंध के आधार पर समाज निर्मित होते हैं। यानी गुण, अवसर और संबंध के आधार पर जो समाज निर्मित है, और इसे सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखा और समझा जाता है। जैसे अब आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों, तो फिर वो दोनों साथ में ही जन्म लेते हैं, सब प्रक्रियाएं समान हैं। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे सोशलाइजेशन के माध्यम से आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको ये कपड़े नहीं पहनना, आपको बाहर नहीं जाना, उनको बाहर जाना है, मतलब धीरे धीरे करके सारी प्रक्रियाएं क्या होती छात्रों, अलग अलग करके हम सीखते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। यानी सोशलाइजेशन के माध्यम से हमें इस चीज को पहली बार फीलिंग कराई जाती है कि आप गर्ल हो, गर्ल बेबी हो, और ये बॉय बेबी है, ये सोशलाइजेशन। तो ये जो गुण है, अवसर है, कहाँ पर क्या चीजें और संबंधों के आधार पर जब सोशलाइजेशन के माध्यम से इनको बचपन से ही ये चीजें माइंड मेकअप कर दी जाती है, तो वो हमारा जेंडर कहलाता है। यानी हमारी मानसिकता और मेंटलिटी इस प्रकार की हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जेंडर शब्द का प्रयोग स्त्री व पुरुष की सामाजिक भिन्नता को दर्शाते हुए, मतलब सोशली वो कैसे, यहाँ बायोलॉजिकली जो भिन्न है, शारीरिक रूप से जो भिन्न है, उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर सामाजिक भिन्नता के आधार पर उन्हें दर्शाते हुए उनकी सामाजिक भूमिका प्रदान करना। जैसे आपका क्या कर्तव्य है, ठीक है। तो ये जो सामाजिक भूमिका प्रदान करना की सोशल रोल आपका क्या है, इस प्रकार की भूमिका प्रदान करना ही वो क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है, ठीक है। देखो लिंग का मतलब यहाँ पर जो है वो सेक्स है, ठीक है। तो जो कि जैविक है, लिंग जो है वो सेक्स है, वो जैविक है। इसके विपरीत जो सामाजिक लिंग, जिसको हम जेंडर कहते हैं, सामाजिक लिंग को जेंडर, तो जेंडर का निर्धारण पुरुष और स्त्री के लिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। देखो लिंग यानी कि दो बेबी बॉर्न होते हैं, एक मेल है फीमेल है, तो ये बायोलॉजिकल सेक्सुअल है, तो ये अलग एक पार्ट होता। लेकिन जैसे ही दोनों बच्चों को ट्रीट करने की बात होती है, यानी कि एक मेल बेबी है फीमेल बेबी, तो तुरंत ही हम क्या करते हैं, मेल बेबी के लिए कैसे कपड़े लाने, फीमेल बेबी के लिए उनका कलर कौन सा है, इनका कलर कौन सा है, वो किस प्रकार के ड्रेस पहनेंगे, ये किस प्रकार, उनके खिलौने कैसे आएंगे, इनके खिलौने कैसे आएंगे, ये जो चीजें ऐसे कर करके जुड़ जाती हैं, इनके पीछे मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकली, सोशली यानी उनको किस तरीके से रखा जाएगा, और साथ ही साथ में हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक रूप से हम कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करते और बचाते और लेकर के आए हैं, और साथ ही साथ में कल्चरल यानी सांस्कृतिक उपयोग के चलते भी, यानी कि जो उनका यूटिलाइजेशन है वो भी पहले से ही डिसाइड, यानी इनका जो कर्तव्य है वो कैसे डिसाइड कर दिया गया, जो रोल है वो कैसे बता दिया गया कि आपका रोल ये काम करना है। तो इस तरीके से चार आधार पर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर जेंडर की भूमिका
डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, केवल साइकोलॉजिकल नहीं, केवल सोशल नहीं है। सोशल मतलब इसको हम साइकोलॉजिकल, सोशल और हिस्टोरिकल और साथ में कल्चरल 4 पार्ट में करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अन्ना ओकले, देखो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकेगा वो सारे क्वेश्चन निकाल करके आपके टेस्ट पेपर में लग जाते हैं। अब आप टेस्ट दे दे करके क्या है अपना कॉन्फिडेंस और बिल्डअप कर ले जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ समझते चल रहे हैं वहाँ क्वेश्चन में आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अच्छा। तो अन्ना ओकले साहब यानी इन्होंने, अन्ना ओकले महोदया ने सबसे पहले अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में, इसी में जेंडर शब्द को परिभाषित किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जेंडर शब्द का पहली बार प्रयोग करने या उसको परिभाषित करने का काम किसने किया था, अन्ना ओकले महोदया ने किया था। एक समाजशास्त्री थी, इन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक तरीके से, जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव स्टडी केवल करें, ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी बनाए रहें, लेकिन ये कहती है कि ऑब्जेक्टिविटी तो बनाए रहें, लेकिन वास्तव में क्या है कि जब तक आप चीजों को मतलब औपचारिक ढंग से अगर आप मतलब फॉर्मल तरीके से अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो कभी भी वास्तविकता तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे किसी महिला के बारे में अगर जानना है, उसके पुरुष के बारे में जानना है, उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना, अगर फॉर्मली आप पूछने आए हैं तो आप कभी कुछ जान नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी गर्भवती कोई महिला, एक गर्भवती महिलाओं पर इन्होंने स्टडी किया हुआ था छात्रों, तो इन्होंने कहा था कि अगर फॉर्मली आप उनसे अगर बात करेंगे महिलाओं से, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं, यानी इनफॉर्मल तरीके से उनके बारे में जानकारी लिया जा सकता। तो पहली बार इनफॉर्मल तरीके को अपनाने की बात इन्होंने की थी, ठीक है। और इसी आधार पर उन्होंने लिखा भी था। कौन सी पुस्तक थी? सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। रट्टा मार के रखो, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में, अन्ना ओकले। क्या बताया हुआ था इन्होंने? लिखा कि जेंडर से संबंधित शब्दावली है, ठीक है भाई, जेंडर संस्कृत से संबंधित शब्दावली है। तो ये अगर स्टेटमेंट आ जाए कि जेंडर जो है हमारी कल्चर से रिलेटेड शब्दावली है, जो पुरुष और नारी को उन जातीय यानी मैस्कुलिन मैस्कुलिन तथा नारी जातीय फेमिनिन सामाजिक वर्गीकरण में स्थापित। देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, यानी पुरुष जातीय है या उसके बाद में नारी जातीय। तो जो पुरुष जातीय, इसको पुरुष जातीय लिख लीजिएगा, यानी पुरुष जातीय या नारी जातीय है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये जो बात करते हैं, यानी कि जिसको मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये जो डिसाइड करने की बात होती है, ये संस्कृत शब्द के आधार पर यानी हमारी कल्चर के आधार पर होता। तो पहली बार जो मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में क्लासिफिकेशन किया गया कल्चरल बेस पर, ये बात किसने किया था? अन्ना ओकले ने किया था। और कहाँ किया था? एक बुक लिखी थी, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये आप रट्टा मार के रखिएगा। अतः जेंडर की अवधारणा को उन्होंने क्या किया? स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक रूप में निर्मित भिन्नता के पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करती। तो पहली बार ये हुआ कि जो मेल और फीमेल हैं, स्त्री पुरुष हैं, उनको जेंडर के बेस पर क्या डिफरेंशिएशन है उस पर फोकस करने का काम करती है। और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया? 1970 के आसपास लिंग भेद को लेकर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी लैंगिक रूप से भेदभाव, अरे ये लड़की है या ऐसे ये लड़का है, इस भेदभाव के अध्ययन में उन्होंने क्या किया? समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक रुझान पैदा हुआ, यानी सोशियोलॉजिकल और साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल एक रुझान इनको आया कि कैसे हम जाना जाए, कैसे लोगों की मेंटलिटी भी आपस में अपने आप में चेंज हो जाती है। तो लिंग भेदभाव विशेषता नारीवाद के संबंध में अभी हाल में कोई सिद्धांत उभर कर सामने आया है, जिसमें कुछ प्रमुख रूप से 3 है। देखो जो बेसिकली है कि जो सिद्धांत नारीवादी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, इस मूवमेंट को लेकर के बेसिकली ऐसे सिद्धांत तो और भी ज्यादा बन चुके हैं छात्रों, लेकिन जो प्रमुख रूप से सिद्धांत सोशियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर में आया है वो 3 ही प्रकार का है। एक तो आमूल चूल परिवर्तनवादी, जिसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रेडिकल चेंज वाला हो गया, यानी जो कहता है कि बिल्कुल हटाओ। एक आपका सामाजिक हो गया, यानी सोशल, जिसको मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात, क्योंकि मार्क्स क्या है? समाजवाद की स्थापना करना चाहता था या साम्यवाद स्थापित करना चाह, तो समाजवादी नारीवाद। और एक आपका लिबरल फेमिनिज्म है, जिसको हम उदारवादी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है छात्रों? उदारवाद की। आप देखते नहीं है कि कभी कभी मांग जो स्टार्ट होती है तो वो बहुत धीरे से सिंपली लेवल, और इसको अगर हम लोग देखें तो 18वीं शताब्दी, ठीक है, यहीं से 18वीं शताब्दी यानी 1700 समथिंग के आसपास में जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही ये कहानी शुरू हो जाती है, यानी 1750 के बाद की ये कहानी है, जब यहाँ से शुरुआत होती है उदारवादी नारीवाद, धीरे धीरे मांग शुरू होती है। क्या करते हैं? यहाँ पर महिलाओं को लैंगिक असमानता और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना। जो लैंगिक असमानता है, ठीक है, जो लैंगिक असमानता है और साथ ही साथ में लैंगिक जो उत्पीड़न है, ठीक है, जो लैंगिक आधार पर उत्पीड़न, बस इसी से मुक्ति दिलाना। असमानता में देखते होंगे कि 18वीं शताब्दी के पहले तक देखिए इनको वोट डालने तक का अधिकार नहीं था। भारत में भी देख लीजिए छात्रों,
1892 के आसपास में महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, इनको ध्यान रखिएगा। यानी इनकी जो सुधार मतलब जो है इनका जो फोकस था वो क्या था कि असमानता और उत्पीड़न को लेकर के था। मतलब सीधा सीधा कह लें कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक यानी कानूनी रूप से वैधता प्रदान करना था कि भाई ये भी मनुष्य हैं, ये भी समाज के प्राणी और इनको सभी प्रकार से इनको छूट देनी चाहिए या सभी प्रकार से इनको जो है समानता का भाव रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो उदारवादी है ये सुधारवादी है। ठीक है, ये लर्न कर लिया आप लोगों ने, यानी ये सुधार चाहता था भाई। ठीक है, यानी ये खास तौर से देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअली महिलाओं को सशक्त करने की वकालत कर रहा था। ठीक है, ये महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से सशक्त करने की बात कर रहा था कि सार्वजनिक जीवन में महिलाएं जो है महिलाओं को अधिकार प्राप्त हो सके। ठीक है, कि सामाजिक जीवन में भी अधिकार प्राप्त हो। सामाजिक जीवन मतलब जैसे वोटिंग का अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार, इस प्रकार की चीजें। तो सामाजिक आर्थिक के आधार, तो पहला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे किस तरीके से चीजें इसमें जुड़ी। अब दूसरे नंबर पर अगर हम लोग देखेंगे तो या इसमें एक चीज और भी आप लोग जान लेंगे कि जैसे उदारवादी अगर कभी नारीवाद आता है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है उदारवादी में नाम किसका किसका आ जाता है। देखो एक बेटी महोदय है, ठीक है, इनको कहते हैं बेट्टी फ्राइड। ठीक है, तो बेट्टी फ्राइड जो है ये उदारवादी से जुड़ी हुई है, तो इनका नाम ऐसे आप नोट कर लीजिएगा। या मैरी, एक नाम और भी आ जाता है, इसको कहते हैं मैरी वॉल स्टोन, मैरी वॉल स्टोन क्राफ्ट। ठीक है, ये भी इसी से जुड़ी हुई, इनका नाम है मैरी वॉल स्टोन क्राफ्ट। ये भी उदारवादी नारीवाद से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से एक रेबेका वॉकर है, वॉकर लेकर चलती थी, रेबेका वॉकर। तो रेबेका वॉकर महोदया ये भी जो है इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और एक साथ साथ में काफी नाम फेमस है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये भी महोदय इसी से जुड़े हुए। तो ये इतनी बेसिक चीजें हो गई, इनको अगर आप इतना तैयार करके रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका छात्रों ये आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो इसका अगला वाला पार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये इरेज नहीं हो रहा है छात्रों, तो कोई बात नहीं है, आप लोग देखिए इसमें अगला पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा एक मैं आपको बता देता हूँ नीचे लिख करके कि ये जो आपका दूसरा रेडिकल, आप एकदम जो है जैसे आपका एक सिंपल हो गया यानी कि जो सुधार चाह रहा, और एक रेडिकल कह रहा है कि इनको जब तक आप इनको पुरुषवादी देखा जाए तो ये नारीवाद है क्या, मतलब रियल रूप से देखिए तो नारी जो वाद है, नारीवाद की जो शुरुआत होती है वो पुरुष के खिलाफ नहीं है। पहली बात जान लीजिए कि वो पुरुषों के खिलाफ ना हो करके वो पुरुष प्रभुत्व के खिलाफ है। पुरुष जो प्रभुत्व है, डोमिनेंसी है, जो मेल डोमिनेंसी, इसके खिलाफ है। पुरुषों के खिलाफ ना होकर के पुरुष प्रभुत्व के खिलाफ है, ये सुधार। लेकिन जब ये कहते हैं, जब ये उदारवादी के बाद में जब ये दौर आता है आमूल परिवर्तनवादी, तो छात्रों ये कहते हैं कि ये सब देखिए जब तक ये हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज चलेगा तब तक ये सब बदल नहीं पाएगा, हम ले दे करके वहीं पर वैसे बने रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात आज। तो आमूल चूल परिवर्तनवादी का क्या मानना है, वो किस तरीके से अप्रोच रखता है। एक्चुअल में इसकी शुरुआत जब द्वितीय, ये तो प्रथम नारीवाद था, उदारीवाद, तो जब द्वितीय लहर आती है, एक्चुअल में 3 लहर आती हैं छात्रों, तो जो द्वितीय लहर स्टार्ट होती है नारीवाद की उसको हम रेडिकल के नाम से जानते हैं और 1960 के दशक से स्टार्ट होती है। ठीक है, बेसिकली 1967 में इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और ये शुरुआत कहाँ से होती है, जो अमेरिकन महिलाएं हैं, ठीक है, अमेरिकन महिलाएं जो उग्र वामपंथी महिलाएं हैं या जो माओवादी महिलाएं हैं, जिनके अंदर में क्या है कि मतलब ये वामपंथी हैं, ये विरोधी हैं, वहीं से शुरुआत होती है। और शुरुआत का मेन मोटो था क्योंकि हिंसा कर देना या गर्भ नियंत्रण, गर्भ पर नियंत्रण की भाई कौन किसके कितने बच्चे क्या, इस तरीके से उन्हीं को दोषी ठहराना। ठीक है, जो यौनिक क्रूरता वाला घटनाएं आती, इन सब के चलते जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और इसी समय एक पुस्तक भी आई थी सिमोन डी बोवर की। ठीक है, ये बड़ा द्वितीय लहर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिमोन डी वोवर। ठीक है, सिमोन डी वोवर या कहीं कहीं वुआ लिखा रहता है। ठीक है, वुआ, तो सिमोन डी वुआ या वोर। तो सिमोन डी वोवर क्या कहती हैं, ये जो है एक पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ था द सेकंड सेक्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स के नाम से क्या है कि ये जो है इनकी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी सिमोन डी बोवर की, ये कहती है कि स्त्रियां जो है वो पैदा नहीं होती हैं छात्रों, बल्कि उनको जो है बनाया जाता है। तो बात सही है बिल्कुल, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सामाजिकरण के माध्यम से उनको इसी प्रकार से सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी, और यहाँ पर ये कट्टरपंथी होते हैं, यानी ये कहते हैं कि जब तक इनका अस्तित्व ही नहीं समाप्त करेंगे तब तक क्या होगा, यानी कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारी पुरानी परंपरा है, इस पुरानी परंपरा को
चेंज करना होगा, यानी जो पुरुष प्रधान वाला है समाज इसको खत्म करना होगा, स्वतंत्र स्थापित करना होगा, महिलाओं की स्वतंत्रता बिल्कुल स्थापित करनी होगी, यानी नई परंपरा का जन्म देना होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। और इसमें दो, एक तो सीमन डू बोअर का नाम हो गया, एक कैट मिलेट है। ठीक है, कैट जैसे बिल्ली तेज होती, इसी तरीके से कैट मिलेट ये भी मतलब जो है ये सेकंड लहर से जुड़ी हुई है, अर्थात उग्रवादी या इसको हम रेडिकल चेन से जुड़े हुए। तो कैट मिलेट इनका नाम, और इन्होंने सेक्सुअल पॉलिटिक्स एक लिखी थी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स नामक बुक लिखी हुई थी, इसको ध्यान रखिए, सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक लिखी और उसी में इस प्रकार की बातें बताएं कि देखिए ये जब तक इनको पूरा का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक ये सत्ता में नहीं रहेंगी, यानी महिलावादी समाज जब तक नहीं आ जाएगा, जो पुरुष प्रधान है यहाँ महिला प्रधान जब तक समाज नहीं होगा तब तक ये सोच नहीं बदल पाएगी। तो ये इस तरीके से कैट मिलेट एकदम से तख्ता पलट अमूलचूल परिवर्तनवादी की बात कर रही है। ठीक है, और एक और भी है, ये फायर स्टोन जैसे देखते हैं ना आग लगा देती हैं, तो इनका नाम है सुलामित, काफी नाम आता है सुलामित फायर स्टोन। ठीक है, फायर स्टोन। तो इन तीनों लोगों का नाम देखिए, बुआ भी काफी तेज तर्राक होती है, सिमोन डी बुआ। ठीक है, तो ये आपको याद ही हो गया कि बुआ देखते नहीं कितना तेज तर्राक होती है, तो प्रभुत्व तो जमाना चाहती है बिल्कुल ऐसे। कैट मिलेट तो बिल्ली है इनके साथ में, और दूसरा हो गया सुलामित फायर स्टोन। ये तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों किसके संबंधित हो गए छात्रों? रेडिकल से संबंधित हो गए, उग्रवादी परिवर्तन से संबंधित हैं। और सुलामित फायर स्टोन की एक बुक है, वो भी याद रखिएगा, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। ठीक है, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ये याद रखिएगा। ये पुस्तक जो है ये किसकी है? ये सुलामित फायर स्टोन की है। द डायलेक्टिक ऑफ द सेक्स, ये जो है पुस्तक, ये डायलेक्टिक यानी फायर स्टोन, आग लग जाती तो डायलेक्टिक वाली बात हो जाती, तो इस तरीके से ऐसे याद करके रखिएगा छात्रों। तो बेसिकली इन्होंने, इन लोगों का क्या मानना है, जैसे कहते नहीं भारत पुरुष प्रधान देश है, तो कहे हटाओ इसको, पुरुष प्रधान शब्द ही एकदम खत्म हो जाए, महिला प्रधान, एकदम रेडिकल चेंज, पूरा बदलोगे तभी ये सब सुधरेंगे, अदरवाइज सुधरेंगे नहीं, ये ऐसा मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा तभी, जैसे जब लोगों ने कहा तो कहा ऐसा तभी हो सकता है जब होमोसेक्सुअलिटी, महिला महिला से शादी कर लें, ऐसा इस प्रकार का विकल्प, यानी इन्हीं के समय आने के बाद में छात्रों क्या होता है, जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको बढ़ावा मिलना शुरू होता है। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा, लेकिन वास्तव में इसका ये अंतिम विकल्प तो नहीं है, इसीलिए ये मिशन भी ज्यादा आगे नहीं चल पाता। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें आपको आ गई, और तीसरी एक यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम समाजवादी या मार्क्सवादी कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कभी समाज मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है, फेमिनिज्म है, ये बेसिकली किस पर फोकस करते हैं, इनका क्या मतलब उद्देश्य है, इसको भी हम लोग चर्चा। देखिए, जो मार्क्सिस्ट वाला अप्रोच वाला आता है, ये कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं मार्क्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो वर्ग होते हैं, मान लीजिए एक पुरुष वर्ग एक महिला वर्ग, तो जो निजी संपत्ति है, यही निजी संपत्ति का मालिकाना हक ही जो होता है, जैसे पुरुषों के नाम प्रॉपर्टी और ये इसी की वजह से महिला द्वितीयक स्थिति में आ जाती है। एक्चुअल में शुरुआत क्या हुई छात्रों कि जब महिला का विवाह हो जाता है, यानी कि विवाह के पश्चात स्त्री, इसकी तुलना इन लोगों ने किससे कर डाला? मजदूर से। बताया कि जैसे मजदूर होता है वो अपना सर्वहारा, सब कुछ हार जाता है, उसके पास में सिर्फ अपना श्रम बेचने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, उसी तरीके से स्त्री के विवाह के पश्चात स्त्री जो इसका घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ उसके पास में श्रम रह जाता है, ऐसा अप्रोच बना करके लेकर के वो चलते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से इनका शोषण यहाँ से आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि कारण ये है कि जब तक निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट रहेगा, तब तक फिर जो है इनका शोषण होता रहेगा, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा कि निजी संपत्ति में उनको भी हकदार बनाना, आर्थिक असमानता दूर करना होगा, उनको निर्भरता, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है वो सेल्फ डिपेंडेंस बनाना होगा, और जो राजनीतिक भ्रम है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती डिसीजन, ये सब इनको हटाना होगा, तभी ये जाकर के इस पर काम हो सकेगा। यानी ये समाजवादी स्थापना, यानी ये व्यक्तिगत के साथ साथ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से संबंधित होकर के इनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक आपने मार्क्स के साथ नाम सुना होगा, फ्रेडरिक एंजल का नाम सुना होगा, एंजल जो उनके दोस्त थे। ठीक है, तो फ्रेडरिक एंजल या एंगल्स लिखा रहता है, फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल। तो फ्रेडरिक एंगल्स की एक बुक है छात्रों, ओरिजिन ऑफ फैमिली। जब ओरिजिन ऑफ फैमिली, तो ओरिजिन ऑफ फैमिली के अंदर में जैसे कंपनी बनती है छात्रों, तो कंपनी में क्या होता है, बॉस होता है और ये सब चलाता है, ऐसे ओरिजिन ऑफ फैमिली में एक बॉस होता है और पूरी चीजों को चलाने का कार्य करता है। तो ये वो बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है और कैसे फैमिली के अंदर में एक्सप्लॉयटेशन है, ये सब बातें बहुत अच्छे से समझाता है। साथ ही साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट एक और भी पुस्तक लिखता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, तो ये भी याद रखिएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट एक बुक है। ठीक है,
तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये दोनों बुकें लिखता है ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। ये बुक फ्रेडरिक एंजल्स जो कि कार्ल मार्क्स का फ्रेंड था, और इसने इसी चीज में बताया कि किस तरीके से महिलाओं को जो अधिकार जो दूसरे वर्ग के रूप में आ जाते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाए, उनको बराबर का हिस्सेदार बना दिया जाए, तो क्या होगा, तब इनको यानी सामाजिक और आर्थिक अगर विषमता दूर कर दिया जाए मेन मोटो, तब ये इनकी आर्थिक मतलब ये इनकी स्थिति सही हो जाएगी और जो भेदभाव है वो समाप्त होगा। तो इसमें भी अगर कुछ लोगों के नाम, तो एक तो फ्रेडरिक एंजल्स का नाम आपको याद ही रखना है, लेकिन साथ में नई जो थिंकर के रूप में है वो बारबरा, ठीक है, बारबरा। तो बारबरा ये जो है ये समाजवादी मार्क्सिस्ट है, ठीक है। जोहन्ना ब्रेनन, ठीक है, जोहन्ना ब्रेनर, ये सब नाम है, ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं, इनको नाम याद रखिएगा। क्लाटा फ्रेजर, क्लाटा फ्रेजर, ठीक है, क्लाटा फ्रेजर हो गए। इसी तरीके से शीला राबांथम, ठीक है, शीला राबांथम, ये सब ऐसे चार लोग, इनका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर। एक नाम और भी लिखिएगा, सिल्विया वावली, काफी नाम फेमस है, सिल्विया वावली, जैसे वावला हो जाता आदमी तो सिल्विया वावली। तो ये सब ऐसे नाम है, सिल्विया वावली, बारबरा, ठीक है, जोहन्ना ब्रेनर, क्लाटा फ्रेजर या शीला रामबाथम, ठीक है, ये सब ऐसे लोग हैं जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट से जुड़े हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब तीनों अप्रोच, तो यहाँ से छात्रों कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बन जाएगा, इतना मैंने आपको समझा दिया कि ये। अब बात क्या है कि हमको लैंगिक आधार पर विकास करना है, क्योंकि अगर कोई भी देश हो और उसकी आधी जनता, हमारे घर परिवार में भी अगर आधी जनता जो है मतलब जो है फेमिनिन जेंडर से संबंधित है, और अगर हम उनका डेवलपमेंट ना करें तो क्या परिवार का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आइए इस चीज को भी पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो कुछ बातें लिखी पड़ी रहती हैं, उनको छात्रों आपको सिर्फ सुन लेगा। जैसे लिंग और विकास में जेंडर एंड डेवलपमेंट बात करें तो किसी भी समाज में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की होती, बात सही है, और कोई भी समाज अथवा देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसका आधा भाग शोषित और अविकसित, सही बात है, अगर शोषण है, आधा भाग ही अविकसित है, तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर सकता, कोई भी समाज हो, सीधी सी बात है छात्रों। अब इस तरीके से बात किया जाए कि विकास की प्रक्रिया का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर एक समान नहीं होता। जब भी हम डेवलपमेंट करते देखते नहीं, किसी किसी का विकास बहुत तेजी से हो जाता है और कहीं कहीं पर अल्प विकसित ही रह जाते हैं। तो इसलिए क्या करना, देखे पुरुषों का विकास तो काफी है, लेकिन महिलाओं का विकास उस तरीके से नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, फिर महिला और पुरुषों के मामले में भी यह भिन्नता देखने को मिलती है। लैंगिक विकास एक गत्यात्मक अवधारणा है, सभी भी अगर कहा जाए कि जेंडर डेवलपमेंट की बात किया जाए तो ये गत्यात्मक है, लगातार कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात चलती रहती है। और किसी भी समाज में जैसे जैसे विकास होता है, वहाँ की सामाजिक और जननांगी संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है, देखते नहीं है। जैसे अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो अलग है, और इसी तरीके से अगर विदेशों की स्थिति देखा जाए तो वहाँ स्थितियां अलग हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप का जो है डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये लगातार कंटिन्यू विकास का जो पहलू है चेंज होता रहता है छात्रों। और किसी भी समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए लैंगिक विकास एक अनिवार्य सत्य है। तो बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ तो आप लोग देख रहे होंगे छात्रों कि जो महिला है, महिला बच्चे, इनको सबको डिप्रेस्ड क्लास में, दलित हो गए, महिला बच्चे, इनको सबको डिप्रेस्ड क्लास में रखा जाता है, यानी इनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये कार्य, अब आप सोचिए कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। अभी देखा जाए अगर हम लोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर सामाजिक लिंग विभेदीकरण को लेकर के क्या क्या मतलब जो है काम किए गए और किस किस प्रकार का जेंडर भी है, मतलब विभेद है, तो पहले उसका प्रकार देख लेते हैं और फिर क्या क्या प्रोग्राम चले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ये देखेंगे। तो देखो लिंग आधारित भेद, सबसे पहले तो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं ना, लैंगिक आधार पर कहीं पर अगर किसी को काम मान लीजिए कि उसको जो है नौकरी देना है, तो भाई वो मेल है कि फीमेल है, इस आधार पर हम क्या, उसको पैसा कितना, 5,000 देना है, किसको 7,000 देना है। धान की रोपाई समय चल रही, देखते हैं महिलाएं हैं 100 रुपया में वहां पर जाकर के धान रोपाई कर रहे हैं, वहीं पर जो है मेल का 150 रुपया ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये लैंगिक आधारित भेद। कार्य अवधि में भी जो है भेदभाव, यानी कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं वर्किंग सिचुएशन, कहाँ कहाँ पर ज्यादा काम के घंटे, उनके शोषण और इस प्रकार की चीजें। लैंगिक विभेदन उत्पीड़न को लेकर के, ठीक है, आपने देखा होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट भी उनका होता रहता है, ठीक है, यानी अन्य तरीके से भी। तो ये लैंगिक आधारित भेदभाव कार्य की अवस्थित में भी, ठीक है, यहाँ पर, और साथ ही साथ में जेंडर के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, भाई क्या है, एक जो अप्रोच है लोगों का वो भी बड़ा खतरनाक किस्म का रहता है, ठीक है। एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो लोगों का अप्रोच रहता है छात्रों, वो सोशल एटीट्यूड जो है किसके प्रति, जेंडर के प्रति, वो भी एक रहता है। जैसे आपने देखा होगा
कि कितना भी बढ़िया होटल हो, कुछ भी हो, कितना भी बढ़िया आदमी हो, लेकिन अगर उसके रिसेप्शन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक महिला बैठा है, तो वो सामाजिक दृष्टिकोण वहां से बदल जाता है। तो ये सब मेंटलिटी है छात्रों, बस वही समझिए आप लोग, भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर महिला विकास और संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के क्या क्या किए गए हैं, इन पे क्या क्या चीजें। देखो वुमेन्स डेवलपमेंट एंड द यूनाइटेड जो यूएन समिट्स क्या क्या हुई है, तो 4 समितियां बनी हैं, अब तक 4 मीटिंग हो चुकी है, चारों के बारे में जान लेंगे। सन 1975 की बात करें, 75 से 95 के बीच में महिला और सामाजिक लिंग पर 4 विश्व सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। 75 से 95 के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएन में 4 हुए हैं, ठीक है। तो इन विश्व सम्मेलनों में समानता और न्याय के बिंदु पर विकास हुआ और सभी देशों में जेंडर नीति राजनीति में भी परिवर्तन आया। तो निश्चित रूप से 75 से 95 के बीच में यूएन में इस पर प्रोग्राम किया और इसका प्रभाव पूरे दुनिया के ऊपर पड़ा, ठीक है। उन लोगों ने अपने यहाँ पॉलिटिक्स में बदला। क्या हुआ था 1975 में, क्या हुआ कि महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करके, यानी पहली बार 1975 में पहली बार महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया, 1975, रट्टा मार कर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। घोषित करके संयुक्त राष्ट्र कमीशन ने महिलाओं के स्तर और जेंडर न्याय को विश्व पटल पर रखा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया, 1975, काम खत्म, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। दूसरी चीज 76 से लेकर के 1985 के बीच में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित कर दिया। तो अगर पूछा जाए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब, ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और दशक का मतलब क्या होता है 10 साल। तो 76 से लेकर 85 का जो 10 साल का ये जो समय रहा छात्रों, यह है पहली बार संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक पहली बार कब घोषित किया गया, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया आपका, ठीक है। तो दशक अलग है और वर्ष अलग है, ठीक है, 10 साल। अब देखिए इसमें, अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम महिला विश्व सम्मेलन, जो पहली बार महिला विश्व सम्मेलन कब हुआ था, तो 75 में कब हुआ था, 19 जून को से लेकर 2 जुलाई के बीच में हुआ था, ठीक है, मैक्सिको में आयोजित। तो प्रथम महिला विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, मैक्सिको में किया गया था। और क्या किया गया था इसमें, शुरुआत करके संपूर्ण दशक के लिए 3 उद्देश्यों, यानी पूरे दशक के लिए, यानी 75 से लेकर के और 85, वही 75 जब हुआ तो 76 से लेकर 85 तक के लिए जो महिला दशक ही घोषित कर दिया गया। और 3 उद्देश्य यहाँ पर थे कि पहली बात तो समानता, यानी पहला उद्देश्य था समानता, और दूसरी शांति, और तीसरा विकास महिलाओं का, इन तीनों को। तो अगर पहला यहाँ पर घोषित कर दिया जाए कि प्रथम महिला विश्व सम्मेलन के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या थे, समानता, शांति, विकास, ऐसे ऐसे करके 3-4 दे दे, तो उसमें आपको क्या है कि जो सिमिलरिटी है यानी इक्वेलिटी, और साथ में पीस और डेवलपमेंट, ये 3 चीजों को रखा गया। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात पूर्ण जेंडर समानता की स्थापना और जेंडर विभेद का उन्मूलन, यानी पूर्ण जेंडर समानता की स्थापना, जेंडर बेसिस पे इक्वलिटी आए, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसका एबोलिशन किया जाए, इसका उन्मूलन किया जाए। दूसरी चीज है विकास में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता और उसका समीकरण, यानी यहाँ पर ये है, एक तो जो है बराबरी की बात की जा रही, समानता, और यहाँ पर साझेदारी, सहभागिता, तो बराबरी और साझेदारी की बात यहाँ पर की। और दूसरा विश्व शांति को सशक्त करने की दिशा में महिलाओं द्वारा बढ़ता योगदान, जो महिलाओं का, इसको कहते हैं भागीदारी। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बराबरी, 3 शब्द इसको देख लेंगे तो इसको बराबरी, और यहाँ पर जो है साझेदारी, इसको हम लिख देंगे साझेदारी, जो अपने यहाँ शब्द टर्म यूज कर सकते हैं, तो बराबरी, साझेदारी और यहाँ पर भागीदारी, ठीक है। ये तीनों चीजें, और आज भी यही तीनों मुद्दे बने हुए हैं छात्रों, ठीक है। आज भी महिलाओं को कि बराबरी, महिला पुरुष बराबर है, साझेदारी, बराबर के काम करेंगे सब चीज, और भागीदारी, हर काम में वो भागीदार भी रहेंगे थे। साझेदारी, भागीदारी और बराबरी, ये तीनों मेन मोटो रखे गए थे कब, प्रथम महिला विश्व सम्मेलन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता किसी न किसी रूप में। और द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन जब हुआ छात्रों, तो इसमें क्या किया गया कि प्रगति के आकलन और विश्लेषण की, भाई हमने जो पहले में किया उसका दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कुछ प्रगति हुई कि नहीं, इसका आकलन और विश्लेषण करने के लिए द्वितीय सम्मेलन बना। और ये कब बना, 1980 में किया गया, 4 जुलाई से लेकर 30 जुलाई में डेनमार्क। तो पहला कहाँ पे हुआ था, पहला जो आपका स्थापित किया गया था मैक्सिको में, और दूसरा डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में किया गया। तो डेनमार्क कोपेनहेगन शहर में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में महत्वपूर्ण तथ्य क्या था, क्या फोकस रखा गया कि जो विश्व की आधी आबादी है, ये सबसे बड़ी बात कहेगी कि विश्व की आधी आबादी यानी 50% जनसंख्या महिलाओं की है, हालांकि वे संपूर्ण का 2/3 कार्य करती। बड़ा तगड़ा द्वितीय सम्मेलन में ये बात निकल करके आई, बहुत ही जबरदस्त। जब इनका एवोल्यूशन किया गया तो कहा गया कि दुनिया में जितने काम होते हैं, ठीक है, जो भी, उसका 2/3 कार्य
दुनिया में जितना काम होता है उसका 2/3 कार्य कौन करती है? महिलाएं करती हैं। लेकिन अब देखिए, किंतु उन्हें विश्व आय का सिर्फ 10वां भाग ही प्राप्त होता और विश्व संपत्ति का मात्र 1% ही उन तक पहुंच पाता। यानी दुनिया में जितनी संपत्ति है उसका सिर्फ 1% बेहद दर्दनाक, और जितनी संपत्ति आती है उसका सिर्फ 10वां हिस्सा। और काम ये कितना करती है? 2/3। यानी अगर 3 काम हुआ तो 2 काम महिलाएं और 1 काम पुरुष। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति, ऐसा आकलन किया गया, कब किया गया था? 2/3 कार्य करती है उन्होंने इतना। तो ये किस सम्मेलन का भाग था? द्वितीय महिला विश्व सम्मेलन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि संपूर्ण किस सम्मेलन के अंतर्गत ये जो है डिसाइड किया गया कि संपूर्ण कार्य का 2/3 महिलाएं कार्य करती हैं, किंतु उन्हें विश्व आय का 10वां हिस्सा प्राप्त होता है, और साथ ही विश्व संपत्ति का मात्र 1% ही आय पहुंच पाता है। तो ये द्वितीय विश्व सम्मेलन की बात की गई, ठीक है। और इस सम्मेलन में समानता, शांति और विकास के लिए 3 मुख्य, तो यहाँ पर जो 3 चीजें आ गई, यहाँ भी समानता, शांति और विकास को सेंटर में रखा। तो समानता, शांति और विकास, इसको ध्यान रखिएगा। किन बिंदुओं पर? 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया महिलाओं के। शिक्षा के समान, ये नहीं कि मेल और फीमेल, ये फीमेल कॉलेज अलग बनाई, मेल और फीमेल समान, जो मेल पढ़ सकते हैं वो फीमेल भी। तो शिक्षा की समान पहुंच। दूसरा, रोजगार अवसर। अब शिक्षा की तमाम पहुंच का मतलब यही जान लीजिए, जैसे यूसुफजई मलाला को जब प्रदान किया गया था छात्रों 2014 में जो है नोबल, तो इसीलिए कि वहां पर बैन है कि आप ये सब शिक्षा लेकर के क्या करेंगी, ठीक है। तो शिक्षाओं की अभी भी आप गांव में देखते नहीं बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने, क्या करेंगी बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके। तो ये शिक्षा के समान पहुंच और रोजगार अवसर समान पहुंच की हर जगह उनको सम्मिलित किया जाए। और साथ ही साथ में तीसरे, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की। देखते नहीं है कि ये सबका ख्याल रखती है लेकिन इनका कोई नहीं ख्याल। तो ये 3 चीजों पर, शिक्षा, रोजगार और पर्याप्त स्वास्थ्य, ये तीनों, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें मेन याद रखिएगा। ये कब किया गया? द्वितीय महिला विश्व सम्मेलन के अंदर में। अब हम लोग आते हैं तीसरे महिला विश्व सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो सन 1985 से लेकर के इसको नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में मतलब जो है किया गया। तो पहला मैक्सिको में, दूसरा कोपेनहेगन और तीसरा नैरोबी में किया गया था। क्या किया गया? इसमें देखा गया कि जो सुधार और परिवर्तन का लाभ कुछ महिलाओं तक ही सीमित की। यानी यहाँ पर भी इवोल्यूशन किया गया कि जो इम्प्रूवमेंट, जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, ये केवल इसका लाभ केवल कुछ ही महिलाएं सशक्त हो पाई, उन्हीं परिवर्तन का लाभ, और बाकी सब जस की तस पर। आज भी यही स्थिति है छात्रों, बहुत परिवर्तन बहुत है, बहुत सारी सुविधाएं और बदलाव आए, लेकिन केवल कुछ महिलाओं तक पहुंचा है, वही सशक्त हुई है, वो सशक्त बहुत तगड़े में हुई है, लेकिन बाकी सब जो है उनकी स्थिति नाजुक है। तो नैरोबी सम्मेलन में दशक उद्देश्यों की प्राप्ति है, जो एक दशक का उद्देश्य रखा गया था 75 से लेकर या 76 से लेकर 85 तक, उसी में समानता, शांति और विकास का मोटो रखा गया, ठीक है। समानता, शांति और विकास, और महिलाओं और बच्चों के प्रति शोषण और हिंसा तथा महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त करवाना भी इस सम्मेलन का प्रमुख। तो यहाँ पर जब तीसरा आया तो यहाँ पर महिलाओं के साथ में कौन जुड़ गया तीसरे में? बच्चे, महिला और बच्चा, और उनके साथ में शोषण और हिंसा, ठीक है। साथ ही साथ में महिलाओं को कानून की, महिला आवाज तो उठाने लगी अब, लेकिन फिर वही एक उसकी आवाज दब जाती थी, तो उसको मतलब कानूनी सहायता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। देखिए एक चरणबद्ध तरीके से कैसे कैसे महिलाएं सशक्त होती गई। तो इनको देखिए तीसरे चरण में कैसे बदला हुआ है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि प्रगति का निर्देशन करने के लिए 3 मुख्य श्रेणियों का निर्धारण हुआ कि भाई इनके अंदर में महिलाओं की क्या प्रगति हुई। तो पहला, संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था, क्या क्या संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था महिलाओं के लिए अलग से की गई। दूसरा, सामाजिक सहभागिता में कहाँ कहाँ पर उनको समानता, और राजनीतिक सहभागिता और निर्णय प्रक्रिया में कहाँ कहाँ तक इनके, यानी कुल मिलाकर के ये है कि पॉलिटिकल व्यू इनको देखा गया कि कितना इनको पॉलिटिकल व्यू के रूप में इनको सम्मिलित किया गया, ये तीसरे के अंदर में देखा गया। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। और इस सम्मेलन में जो लास्ट में हुआ तीसरा वाला, इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण परिणाम और दस्तावेज के रूप में सामने ये आए कि सन 2000 तक महिला विकास के लिए प्रगतिशील और उन्नत रणनीति, जिसे 157 राष्ट्रों ने अपना लिया। तो सन 2000 में जैसे देखते नहीं है कि महिला वर्ष जो है घोषित किया गया था, तो ये छात्रों जो भारत में भी पहली बार सन 2000 में महिला वर्ष जो घोषित किया गया था, तो वो इसी के तहत की सन 2000 में आकर के दुनिया के 157 कंट्री देश एक साथ ही सन 2000 में महिला विकास के लिए प्रगतिशील और उन्नतशील रणनीति को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में भी महिला जो सशक्तिकरण की शुरुआत होती है, कब से होती है? वर्ष 2000 में। कब? ये जो विश्व महिला सम्मेलन था वो तीसरे विश्व महिला सम्मेलन के पश्चात, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में वर्ष 2000 में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत होती है, ये अंतरराष्ट्रीय किस सम्मेलन के पश्चात ऐसा संभव है? तो तीसरे विश्व महिला सम्मेलन के पश्चात।
अब हम लोग चौथा विश्व महिला सम्मेलन देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा विश्व महिला सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, तो ये छात्रों 1995 में हुआ और चीन के बीजिंग शहर में हुआ था 1995 में, 4 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर। चौथा महिला विश्व सम्मेलन क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के सभी 189 यानी उस समय यूएन के 189 कंट्रीज थे, ठीक है, और राष्ट्रों ने सर्वसम्मत से बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन यानी बीपीएफए को अपना लिया। तो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन यानी कि अब हम जो बनाए हैं वो सिर्फ हवा में नहीं रखे, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे और बिना किसी अपवाद के सभी महिलाओं के सुधार और प्रगति को सुनिश्चित किया गया कि अब कानून ही नहीं बनेगा, इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और विश्व भर की महिलाओं के लिए समानता, विकास और शांति की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दोहराया गया। और इस सम्मेलन में महिला संबंधित 12 अति संवेदनशील क्षेत्रों को इंगित किया गया। तो कहा जाए कि 12 जो मोटो बनाया गया था वो किसमें, चौथे, ठीक है, 12 जो एजेंडे तैयार किए गए थे अति संवेदनशील महिलाओं से संबंधित, वो कब तैयार किए गए थे, चौथे सम्मेलन में। क्या क्या 12 एजेंडे, कितने एजेंडे थे, 12, क्वेश्चन बन गया। और क्या क्या थे, जैसे महिलाओं की निर्धनता, देखते नहीं है कि महिलाओं की जीर्ण, जब उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब उनके नाम से प्रॉपर्टी होगी तभी तो वो जो है उनकी स्थिति होगी। तो महिलाओं की निर्धनता, पहले इस पर फोकस की, महिलाएं कम से कम आत्मनिर्भर। दूसरा, शिक्षा के असमान, जो शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, इसमें कमी और असमानता ना रहे। महिलाओं के प्रति हिंसा को लेकर के एक्टिव हुआ। सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर, जो सशस्त्र बल है या इन सब है वहां पर महिला सुरक्षा वगैरह को लेकर के। और साथ ही साथ में आर्थिक संरचना में असमानता, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उसमें जैसे इनके साथ में भेदभाव। सत्ता और निर्णय में प्रक्रिया में असमानता, इसको लेकर के फोकस हुआ। महिलाओं की प्रगति के लिए संस्थागत यंत्रावली का भी निर्माण, की महिलाओं की प्रगति के लिए एक संस्थागत यंत्रावली बनाया जाए। मानवाधिकार की अपर्याप्त सुरक्षा और सम्मान में कमी, यानी कैसे किस तरीके से इसको मानवाधिकार को भी, महिला मानवाधिकार को भी बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ में मीडिया यानी जनसंचार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी, देखते नहीं मीडिया पहले वही, लेकिन महिलाओं की प्रतिनिधित्व में बहुत कमी थी, अब धीरे धीरे महिलाएं भी आ रही हैं, अब धीरे धीरे बढ़ा हुआ। पर्यावरण और प्रकृति के स्रोत प्रबंधन में भी असमानता और असुरक्षा, देखिए पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोत के प्रबंधन में भी देखिए मेल ही कर रहे हैं, उसमें फीमेल है, क्योंकि अगर फीमेल किसी चीज को कर रही है तो नुकसान ज्यादा नहीं, और मेल के पास में क्या है कि वो लाभोन्मुखी ज्यादा हो रहा है, जबकि महिलाएं जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के चलती हैं, इसीलिए इसमें भी ये बात आ गई। और उसके बाद में लास्ट में आ जाता कि बालिकाओं का विभेदन और अधिकार, जो जिस तरीके से बालिकाओं को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है कि भाई ये ठीक है, उनको जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से इतने 12 एजेंडे तैयार कर दिए गए। और इस तरीके से क्या हुआ, छात्रों की बीजिंग पुनरावलोकन सम्मेलन 5, 10 और 15 इस तरीके से ये करके चलता रहा। तो बीजिंग 5 नंबर पर क्या किया गया, यानी 5, 10, 15 पुनरावलोकन करते गए। तो इसको देख लेते हैं कि 95 में हुआ था, तो 5 साल बाद क्या हुआ, फिर 10 साल बाद क्या हुआ, 15 साल बाद, लगातार वहां पर चलता रहा। तो सम्मेलन के 5 वर्ष उपरांत की सब लोग फिर से वहीं पर इकट्ठा होंगे, तो 95 के बाद में 5 जो जोड़ देंगे तो 2000 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में महिला 2021वीं सदी के लिए सामाजिक लिंग समानता, विकास और शांति पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी न्यूयॉर्क में जाकर के सन 2000 में क्या हुआ, महिला 2021वीं शताब्दी के लिए एक सामाजिक लिंग समानता, विकास और शांति पर कार्यक्रम आयोजित। फिर क्या हुआ 10 साल बाद, तो 10 साल बाद मतलब 95 10 जोड़ेंगे 2005 में, तो बीजिंग 10 में क्या हुआ, ये बीजिंग 10 का आयोजन किया गया और इसमें सदस्य जो राष्ट्र थे यूएन के, उसमें बीजिंग घोषणा, प्लेटफॉर्म एक्शन और बीजिंग 5 के परिणाम दस्तावेज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की जो कहा गया उसको माने। और बीपीएफए जो बीजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन था उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सहमति की गई कि ठीक है, जो हमने एजेंडा बनाया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार देखा जाए तो कमीशन के केंद्र में 2 विषय थे, यानी ये जो बीपीएफए था क्या था कि महिलाओं और लड़कियों की प्रगति और सशक्ति हेतु वर्तमान चुनौतियां और अग्रिम रणनीतियों का निर्धारण करना, कि जो वर्तमान में चुनौतियां नई एक प्रकार की, जैसे उनको काम भी मिलने लगा लेकिन कार्य क्षेत्रों पर जो है उनका यौनी खनन हो जा रहा था, तो उसके लिए अब कानून बनाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो नए नए प्रकार के जो है समस्याएं भी आ रही। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आम सभा जो में 23 में विशिष्ट सत्र के बीजिंग प्लेटफॉर्म एक्शन और परिणाम दस्तावेज के कार्यक्रम का पुनर्विलोकन किया गया। यानी जो चीजें बन गई थी छात्रों, उनको ही क्या किया जा रहा था कि उनका क्रियान्वयन किया जाए, खूब अच्छा से अच्छा किया जाए। और बीजिंग 15 जाकर के कब हुआ, बीजिंग 15 जो है वो आपका 2010 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि स्टेटस मतलब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि वुमेन स्टेटस क्या है, मतलब वुमेन स्टेटस आयोग का
क्या मतलब जो है कमी स्टेटस है इस समय, उसकी भी बात की जाने लगी। और 94वें विशिष्ट सत्र में सदस्य राष्ट्रों के पूर्व अनुभव और अच्छे कार्यों की समीक्षा की लोगों ने क्या क्या किया, किस राज्य ने या किस देश ने किस प्रकार का काम किया, इसकी समीक्षा की गई कि जितने भी देश हैं सबने क्या क्या अपने यहाँ किया। और प्लेटफॉर्म पर ऑफ एक्शन पर आम सभा के 23वें विशिष्ट सत्र के कार्यान्वयन का आकलन करना तथा उसके अनुभवों और कार्यों की इस प्रकार समीक्षा और विचार विमर्श करना जिससे भविष्य की चुनौतियों और अवरोधों को उभारा जा सके। तो बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके से दशक विकास उद्देश्य के निर्धारण में भी इसके योगदान की समीक्षा जेंडर दृष्टिकोण से करना, तो ये भी एक शुरुआत हो गई। तो यही वो समय था कि भारत में अगर हम लोग बात करें तो ये सब इतनी बातें चलने लगी छात्रों कि वर्ष 2006 में पहली बार भारत में जेंडर बस्टिंग आता है। तो इसको याद रखिएगा, जेंडर बस्टिंग, ये पहली बार बस्टिंग पूरे दुनिया में जेंडर बस्टिंग करने वाला देश भारत बन गया था 2006 के अंदर में, ठीक है। यानी जिसको हम जैसे अभी इस बार वाला जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें पिंक बजट, तो महिलाओं के लिए अलग से जो उनकी योजना है और उनको सुरक्षा और भागीदारी साझेदारी के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको जेंडर बस्टिंग की जाती है। और इस तरीके से देखिए कि बीजिंग 20 में अगर हम लोग देखें तो बीजिंग 20 में कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन का 59वां सत्र न्यूयॉर्क में 9 से 15 मार्च के बीच में 2015 को संपन्न हुआ था, जिसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं उसके प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र घटक और इको एसओडी के द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, इनको सबको वहां पर बुलाया गया। और इनका जो बिंदु क्या रहा कि जो बीजिंग उद्घोषणा की गई थी और जो प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन था और सामाजिक लिंग समता और महिला की सशक्तिकरण की प्राप्ति के लिए चुनौतियों का निर्धारण करना कि क्या क्या चुनौतियां सामने आई, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, उनको इस तरीके से आगे बढ़ाना। अब छात्रों लास्ट में जो है हम लोग इसको क्या करेंगे कि भारत में महिलाओं से जुड़े संवैधानिक उपबंध और सरकारी प्रयास, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी योजनाएं जो है या कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं और कौन कौन से सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको रोक करके और इसको अच्छे से तैयार करिए। तो नेक्स्ट इंटरनेशनल में क्या क्या हुआ वो आपको पता ही है, और ये भी बात सत्य है कि इंटरनेशनल लेवल पर चेंज हुआ था छात्रों, तभी नेशनल लेवल पर भी चीजें चेंज हुई। तो नेशनल लेवल पर कितने कानून, कैसे कानून बने और किस तरीके से देखिए 2006 से जेंडर बस्टिंग स्टार्ट हो गई भारत में, ठीक है। तो ये बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू छात्रों, और सभी लोग भाई देखा करिए। तो अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहती है कि क्या है कि आप लोग कमेंट भी लिखा करिए, ठीक है, अपनी तरफ से फीडबैक लिखा करिए, लाइक भी किया करिए, ठीक है। ये काम वैसे तो पर्टिकुलर आप ही के लिए बन रहा है और आप ही करते हैं इसको, लेकिन फिर भी ये सब चीजें क्या करती हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाती हैं। और खूब जम करके मेहनत करिए, उस आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर में बहुत अच्छे स्कोर करिए, ठीक है। थैंक यू।